नमस्कार, भारत इन कॉन्टेक्स्ट में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन वेनेजुएला क्राइसिस। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूं व्हाई वेनेजुएला इज इन न्यूज फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर। मतलब एक कंट्री तो न्यूज में हमेशा रहता है, ये कोई नया बात नहीं है, लेकिन इस बार न्यूज में रहने का रीजन थोड़ा अलग है। सो दैट वी विल डिस्कस नाउ। सो हम सब जानते हैं कि यूएस ने वेनेजुएला पे बहुत लंबे समय से सैंक्शन लगा के रखा है, और बेसिकली द मोर और लेस न्यूज में रहने का रीजन वेनेजुएला का सैंक्शन ही होता है, क्योंकि वेनेजुएला एक बहुत ऑयल रिच कंट्री है और यूएस के सैंक्शन लगाने से ऑयल सप्लाई बहुत हद तक कंट्रोल होता है, बहुत हद तक लिमिटेड होता है। लेकिन ऑन 3 जनवरी 26 यूएस डेल्टा फोर्सेस ने ऑप्स एब्सोल्यूट रिजॉर्व के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला एंड हिज वाइफ को कैप्चर कर लिया। ये ऑप्स ऐसा था कि देयर वर सम मिसाइल्स एंड बॉम्ब्स दैट वर ड्रॉप्ड, बट यहाँ पे कोई मिलिट्री अपोजिशन नहीं हुआ, कोई मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, एंड यूएस आसानी से मदुरो और उनकी वाइफ को कैप्चर करके यूनाइटेड स्टेट ले आए। और यही कैप्चर एक सीरियस क्वेश्चन रेज करता है ऑन ग्लोबल स्टेबिलिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ एनी कंट्री। सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये वेनेजुएला है कहां। सो वेनेजुएला एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जो कि 3 कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती है। लैंड बॉर्डर, आई मीन बॉर्डर इन सेंस लैंड बॉर्डर शेयर करती हुई 3 कंट्री, कोलंबिया, ब्राजील एंड गुयाना। एंड इन द नॉर्थ it has Caribbean Sea, and problem for all this is Caribbean Sea. So हम देखते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से वेनेजुएला कहां पे है। सो ये रहा हमारा प्यारा भारत, और यहां से हम जब वेस्ट में जाएंगे थ्रू मिडिल ईस्ट and Africa, then in South America, northern part of South America, we will have Venezuela. And historically इंडिया ने वेनेजुएला से काफी ऑयल एक्सपोर्ट किया है, बट अब एक क्वेश्चन रेज होता है, व्हाई यूएस हैज अ प्रॉब्लम विथ वेनेजुएला। वन वर्ड का आंसर है ऑयल। यूएस को प्रॉब्लम है बिकॉज वेनेजुएला 18% ऑफ टोटल ऑयल रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड पे अपना कंट्रोल रखता है, और वो ऑयल रिजर्व प्रेजेंट है कैरिबियन सी में। सो बेसिकली यूएस को हर जगह प्रॉब्लम है जहां पे ऑयल है। इफ यूएस इज नॉट एबल टू कंट्रोल दैट कंट्री, especially if the country is oil rich country, then US will have problem. Be it Middle East, be it Russia, or be it Venezuela, it's nothing surprising. So US बहुत लॉन्ग टाइम से ट्राई कर रहा था अपने हिसाब, अपने अकॉर्डिंग वेनेजुएला की अथॉरिटी को रन करना, बट मदुरो was not supporting US. यूएस ने उसके लिए बैन भी लगाया, सैंक्शन भी लगाए, लेकिन मदुरो was a kind of dictator who was not listening to US at all. Then one question जो आपके मन में अराइज कर सकता है, जब
ऑयल रिच कंट्री है वेनेजुएला, इसका इकोनॉमी रिवॉल्व करता है ऑयल के अराउंड. सो डिस्पाइट sanctions and bans, how the economy was running? So were the people of country were supporting that government? So इसका आंसर partially yes, partially no. Because in recent time चाइना का इन्फ्लुएंस वेनेजुएला में काफी इंक्रीज किया है. चाइना हैज प्रोवाइडेड लॉट ऑफ लोन्स एंड लॉट ऑफ चीपर डील्स फॉर ऑयल्स, जो कि मदुरो को वहां की आवाज को दबाने में हेल्प किया. अपार्ट फ्रॉम दैट यूएस हैज कंटिन्यूअसली क्लेम कि ड्यू टू ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क एक पैरेलल इकोनॉमी वेनेजुएला रन कर रहा है. और यूएस का होल रेट का रीजन क्लेम यही है, दे वांटेड टू कंट्रोल दिस ड्रग ट्रैफिकिंग. ट्रंप के आने के बाद से अचानक से यूएस ने काफी एग्रेसिव पोस्टर लेना स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट वेनेजुएला. बिकॉज अगर ट्रंप के इस टर्म को आप देख रहे हैं तो ही इज डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन दिस टाइम एज कंपेयर टू हिज लास्ट टर्म. मतलब वो इंसान हमेशा अपना प्रॉफिट सोच रहा है इन एवरी एंगल, बीट ट्रैफिक, बीट प्रेशराइजिंग यूरोपियन कंट्री, बीट ग्रीनलैंड इशू, बीट यूक्रेन इशू. सारी जगह वो इंसान प्रॉपर अपना प्रॉफिट देख रहा है, 100% प्रॉफिट, नो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, नथिंग. और यहां पे तो बात ऑयल की है, तो ट्रंप ने काफी एग्रेसिव पोस्चर लिया जब से उन्होंने पावर में आए हैं. फ्रॉम लास्ट 3 months बैक यूएस नेवी वाज taking a strong posture in नॉर्थ अटलांटिक रीजन. और ट्रंप ने काफी बार वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को धमकी दिया, जो कि आजकल ट्रंप का आम हो गया है. वो सबको धमकी देते रहते हैं. दैट ही इज डूइंग फ्रॉम लास्ट 1 year. और यहां तक कि उन्होंने मल्टीपल वेनेजुएलन ऑयल शिप्स को कैप्चर किया. इसके अलावा उन्होंने रशियन कार्गो शिप्स को कैप्चर किया. बट मदुरो वाज द पर्सन, वो उसका सुन ही नहीं रहा था. ही वाज लाइक, तुमको जो करना है करो, मेरे को जो करना मैं करूंगा. एंड ट्रंप को ये बिल्कुल ही फिट नहीं करता है कि सामने वाला इंसान जब उसका वैल्यू नहीं करे, उसकी बात को नहीं सुने. एंड मदुरो वाज द सेम काइंड ऑफ पर्सन. Even there was not a single formal meet with the US president with Venezuelan president. ट्रंप ने सारे हथकंडे अपनाए, सारे जो कर सकता था सारे उसने किया. लास्ट में उसने मिलिट्री ऑप्शन चुना, जो आजकल ट्रंप का काफी एग्रेसिव पोस्टर है, उसका पार्ट है. इवन he has renamed Department of Defense as Department of War. So वो बंदा उस माइंडसेट से अभी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहा है. तो that was expected from him. इसके अलावा there is one more angle of this. if ट्रंप को रशियन ऑयल का अल्टरनेटिव ढूंढना है, देन उन्हें आइदर ईरान या आइदर वेनेजुएला, दोनों में से किसी एक ऑयल कंट्री को अनसैंक्शन करना पड़ेगा, ताकि ग्लोबल सप्लाई चेन मेंटेन रहे. अदरवाइज ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में शूट अप.
So this can be a part of a strategy to contain Russia as well as Iran by taking a control of वेनेजुएला वेनेजुएला कंट्रोल लेके वहां के ऑयल सप्लाई को दोबारा रिज्यूम किया जाए, सो दैट रशियन ऑयल सप्लाई लिमिट किया जा सके। और जो ट्रम्प का क्लेम है कि वो यूक्रेन का वार रुकवा देंगे, उस पे वो नोबेल प्राइज ले पाए। बट दैट टाइम will only tell. But these were the things that US has kept in mind while capturing president of Venezuela. ये तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट हुआ, यूएस क्या सोचता है, रसिया क्या करेगा यूक्रेन के साथ, एंड वेनेजुएला क्या कर रहा था। नाउ हमारे देश के लिए इसमें क्या है? सो ऑनेस्टली what I have read, what I have studied, it is a kind of mixed opportunity for India. From last 7 to 8 years, India has exported 40,000 barrel per day of Venezuelan oil. ये मैं नंबर जो दे रहा हूं वो सैंक्शन से पहले का नंबर। अपार्ट फ्रॉम दैट ओएनजीसी का ऑलरेडी $2.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वेनेजुएला में। दिस इज ह्यूज नंबर, $2.5 बिलियन। एंड इन्वेस्टमेंट तो है सो है, अपार्ट फ्रॉम जो वहां की प्राइवेट कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है उसका डिविडेंड जो कि बकाया है हमें, दैट इज $600 मिलियन। सो अगर यूएस सप्लाई चेन को रिज्यूम करने में कामयाब होता है, देन इट इज बेनिफिशियल फॉर अस एज अ कंट्री, बिकॉज आवर स्टक इन्वेस्टमेंट कैन बी यूटिलाइज्ड एंड वी कैन गेट $600 मिलियन डिविडेंड्स। बट ये एक क्वेश्चन होगा डिपेंडिंग ऑन द current economic situation of Venezuela, current economic situation of that those state-owned company of Venezuela. But this opportunity will open. Apart from that, historically वेनेजुएला से भारत ने बहुत ही कम रेट में ऑयल बाई किया है। So it will give us another supplier, another option of supplier for oil. And also, and main thing is that we will have a reduced dependence on Russian oil. Does it matter? Yes, it matters. Why? First reason, the current reason is this tariff, and the second reason is the location of Venezuela. So Venezuela is comparatively near to India. And getting a shipment is far easy as compared to getting a shipment from Russia. हम आसानी से वेनेजुएला से शिप को इस स्विच कैनाल के थ्रू गल्फ ऑफ एडन आसानी से इंडिया लेके आ सकते हैं, जो कि हमने हिस्टोरिकली किया है। ये हमें शिपमेंट कॉस्ट रिड्यूस करता है, एंड सिंस वेनेजुएलन ऑयल थोड़ा विस्कोसिटी हाई होता है और हमें सस्ते रेट में मिल जाता है, एंड हमारे रिफाइनरी आर वेल कैपेबल ऑफ रिफाइनिंग दैट। सो हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन खुल सकता है, जो कि हमने हिस्टोरिकली इसको यूज किया है। एंड जो मैंने कॉस्ट एडवांटेज ऑफ टैरिफ बोला, सो मे बी इट इज डिफिकल्ट टू गेस डोनाल्ड ट्रम्प that whether he will reduce the tariff or not, but whatever, like he has repeatedly claimed that it is because of the Russian oil, so we will have a kind of option that okay, we can diversify our supply, that we can do it. So that option will also open. Now these are the
good point for India, but and this was the whatever we have discussed right now was good for US, good for India. But we also have a multiple challenge, and the first and the most near challenge, what US has done, has raised a serious question on sovereignty of any nation. Just assume if China is doing the same thing with Taiwan, how US will react? Will US will handle the things in the same way how China has handled? Never. There will be war, there will be multiple things that can happen. But it is going to escalate the problem like this. Like it can escalate the problem between Russia and Ukraine. It can escalate the problem between China and Taiwan. These are the most hot spot point which can be fired from this incident. Apart from that, यूएस ने जो सारा ये सब किया है, सोच के किया है कि वो भी वेनेजुएला पे अपने हिसाब से कंट्रोल करेगा, अपने हिसाब से वहां पे फेवरेबल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश कर देगा. देन दे विल बी एबल टू control the prices, they will be able to control the supply chain and everything. But when and at what extent they will be able to do it, that is still question. And in this case, if they are not able to do it, then definitely it is going to rise global oil prices and 100% supply uncertainty. And it is not only to create uncertainty in the supply chain, it is also going to create lot of cumulative problem. Because यूएस का एक जो बहुत बड़ा तरीका है सैंक्शन, बहुत आसान हटकंडा यूएस अपनाता है सैंक्शन. इफ यू आर नॉट फॉलोइंग माई वे, देन सैंक्शन आपके ऊपर. सो सैंक्शंस बेसिकली ऑन एशियन, अफ्रीकन कंट्री पे बढ़ सकते हैं आने वाले टाइम में. टैरिफ, सैंक्शंस, ऑल दिस will be placed in same category. And like as I said, investment risk. Like we have a huge investment that is present in Venezuela. If in case the जो हाल यूक्रेन में है, लास्ट 2 साल से लड़ाई चल रही है, जो हाल फिलिस्तीन में है, सेम हाल अगर वहां पे होता है, देन हमारा इन्वेस्टमेंट विल बी ऑलमोस्ट वेनिस्ड. We will have a huge loss for our PSUs. It will be huge loss. So these are the some recent challenges that we are seeing because of this incident. And the most amazing part of whole this scenario is how world reacted on this. As expected, US president has regarded this as like powerful display of American military might in American history and all those things. Expected है उनसे कि they will say that it's a powerful military operation. और ये सच है. It's very difficult to be executed by any other country in the world, despite it's a very weak country. एक प्रेसिडेंट को आप उठाकर ले आते अपने यहाँ, इट्स वेरी टफ एंड आई थिंक यूएस कैन ओनली डू दिस. नाउ कमिंग टू द ग्लोबल टाइम्स, माउथ पीस ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट, उनका रिस्पॉन्स काफी बैलेंस्ड है. नॉट टू मच एग्रेसिव, नॉट टू मच डिफेंसिव. लाइक सॉवरेनिटी रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो मैंने भी बोला वो सब सेम टू सेम. गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के अकॉर्डिंग कंट्री को चलना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, एंड ऑल दिस रिपीटेड बुकिश लैंग्वेज. इवन आवर कंट्री इंडिया का भी स्टैंड मोर और लेस सेम है. इट इज लाइक जस्ट अ काइंड ऑफ
one line, recent development in Venezuela are matter of deep concern. We are closely monitoring the evolving situation. ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बहुत दुख है, ऐसा नहीं होना चाहिए था. No one, not even China, not even India is saying openly. And the most important, why I have put a Denmark screenshot here intentionally, क्योंकि ग्रीनलैंड राइट नाउ विच इज अंडर डेनमार्क, जिसको ट्रम्प हमेशा बोलते रहते हैं ये हमारा है, हम इसको ले लेंगे, कर लेंगे, वो कर लेंगे, उसका भी रिस्पॉन्स इज नॉट अगेंस्ट व्हाट ही हैज डन, एक्सेप्ट लाइक द पर्सन इलॉन मस्क. ये बंदा ने खुल के बोला है सपोर्ट ऑफ पीपल ऑफ वेनेजुएला, स्टारलिंक का सर्विस उसने प्रोवाइड करेगा फॉर कनेक्टिविटी एंड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए, ये सब के लिए. ये बंदा ने खुल के ओपनली वेनेजुएलन पीपल का सपोर्ट किया है, डिस्पाइट बीइंग अ यूएस सिटीजन, डिस्पाइट बीइंग अ सपोर्टर ऑफ ट्रम्प वंस. Most surprising tweet was from Keir Starmer, UK Prime Minister. He said that we said no tears about the end of this regime. It shows that it was kind of the combined operation of West. ये वेस्ट का मिला जुला ऑपरेशन था जो कि उन्होंने मिलकर एग्जीक्यूट किया. यहाँ पे जो उनका ह्यूमन राइट्स का रोना होता है, वो सब सारा साइडलाइन. यही चीज कोई रसिया यूक्रेन में कर दे, इंडिया पाकिस्तान में कर दे, दे स्टैंड डिफरेंट. दिस शोज हाउ वेस्टर्न एंड यूरोपियन कंट्री फॉर डबल स्टैंडर्ड व्हेन इट कम्स टू देम. रसिया का भी कोई बहुत स्ट्रांग इस पे रिस्पॉन्स नहीं आया. उनका रिस्पॉन्स बेसिकली यूनाइटेड नेशन में एक था जो कि ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लॉ, एंड बेसिकली उनका मेन पॉइंट ये था कि उनको प्रेसिडेंट को जल्दी से वापस छोड़ के उनको वापस रिलीज करके उनको वापस अपने कंट्री में भेज देना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज नॉट अ मेजर अपोजिशन अक्रॉस द ग्लोबल बोर्ड. ये शो करता है कि कहीं ना कहीं ट्रम्प को भी एक कॉन्फिडेंस था कि when he will take this step, it is there is no major opposition that is going to come from any part of the world. Okay, now we are coming to the end of this session. So what happened post arrest? So post arrest, they US has brought Maduro in New York, I think, and he will be appearing in the federal court of US. And Delcy Roderick will be assuming the interim leadership as a president. वो पहले वाइस प्रेसिडेंट थी डेल्सी रॉड्रिक, एंड नाउ शी विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ द वेनेजुएला. नाउ ट्रम्प स्टिल हैज अ कंसर्न because she still don't fit according to his choice. So in coming time there may be new development that can happen. मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा. और अगर ट्रम्प अपने अकॉर्डिंग रोड्रिक को टर्न करने में कामयाब होते हैं, देन आई थिंक her leadership will sustain for the longer run. एंड इसके अलावा स्विट्जरलैंड, जो कि हर पॉलिटिकल केस में, हर करप्शन केस में आता है, सोर्स ऑफ और प्लेस ऑफ ऑल द ब्लैक मनी. सो स्विट्जरलैंड ने और मदुरो का जो भी एसेट था उसने फ्रीज कर दिया है. सो दीज आर द ऑल डेवलपमेंट दैट हैज बीन हैपनिंग in between US and Venezuela. I tried to cover the points which are relevant from India context and from the global context. वीडियो क्लोज करने से पहले
आप कमेंट कर कर बताइए वेनेजुएला किस ब्रिक्स कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और अगर आप इस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कि ब्रिक्स पे क्या इम्पैक्ट होगा वेनेजुएला के इस इंसिडेंट से, देन कमेंट ब्रिक्स इन द कमेंट सेक्शन। एंड एट द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको एक कंटेंट पसंद आया, प्रेस लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।